गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का हम करेंगे आज। ओके, ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंडियन फेडरलिज्म। किसी बुक में इसका नाम है फेडरलिज्म एट इट्स वर्किंग एंड फेडरलिज्म एंड इट्स वर्किंग। हिंदी में इसका नाम है संघात एवं उसकी कार्य प्रणाली। चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये जो चैप्टर है ये एंड सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बताएंगे कि संघवाद की परिभाषा क्या है। तो संघीय सरकार से हमारा मतलब ऐसी सरकार से होता है जिसमें राज्य के संविधान द्वारा केंद्र सरकार और संघीय इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि वे अपने अपने क्षेत्र अधिकार में कार्य कर सकें। अर्थात कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र के लिए जो सेंटर होता है उसके लिए अलग पावर दे दी जाती है, उसके लिए एक अलग एरिया डिसाइड कर दिया जाता है। सेम स्टेट के लिए भी कुछ अलग पावर दे दी जाती है ताकि वे अपने एरिया में अच्छे से काम कर सकें और जिसके कारण दोनों के बीच में आपसी टकराव नहीं हो। भारत के जो संविधान का ढांचा है वो संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं हमें वह एकात्मक भी नज़र आता है। एकात्मक सरकार का मतलब होता है जहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में हो। ठीक है, भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें संघ के स्थान पे राज्य की यूनियन अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अलग अलग लेखकों ने अपने अनुसार संघात्मक शासन प्रणाली की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैंने डी बसु की परिभाषा लिखी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी मैं आपको बता दूंगी, आप नोट कर लेना। डी बसु के अनुसार भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। डी बसु कहना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही पूर्ण तरह से एकात्मक है। यह इन दोनों से मिलकर बना है, मतलब कि इसमें कुछ तत्व संघात्मक के हैं और कुछ एकात्मक के मिलते हैं। एक और लेखक ने कहा है जिसका नाम है के.सी. बहियर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। ऐसे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने शब्दों में अपने विचार उत्पन्न किए हैं। अब हम आगे समझेंगे कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला है लिखित और सर्वोच्च संविधान। भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः लिखित है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां दी गई हैं। और कानून का संविधान है वो सर्वोच्च है, मतलब कि जो विधान पालिका है संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। अगर वो ऐसे किसी भी कानून का निर्माण करती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगी। तो भारत का संविधान है वो सर्वोच्च है और चाहे किसी एक व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी के ऊपर संविधान एक समान लागू होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है शक्तियों का विभाजन। भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूची के आधार पर किया गया है। संघ सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र को सारे विषय दिए गए हैं, मतलब कि सेंटर को जितने ये सारे विषय दिए गए हैं। ये है 97। दूसरा है राज्य सूची जिसमें कानून बनाने के जितने भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार राज्य को दिए गए हैं। इसमें इनके पास 66 विषय हैं जिन पर वे कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं। अगर इन दोनों में मतभेद हो जाता है किसी कानून को लेकर या किसी भी बात को लेकर तो जो केंद्र का
जो फैसला है वो माना जाएगा, ना कि राज्य का। तो इसमें जितने विषय हैं वो 47 विषय हैं। जो संघ सूची में जो विषय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए। इसमें है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा, रेल, बैंकिंग आदि बहुत सारे विषय हैं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट विषयों के नाम यहाँ पे ले दिए हैं। राज्य सूची में राज्य के महत्व के विषय होते हैं। जिन पर कानून बनाता है वो राज्य बनाता है, अर्थात विधानमंडल कानून बनाती है। इसमें विषय है सड़क, सिंचाई, कृषि, सफाई, जेल, पुलिस इत्यादि। जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट विषय हैं वे इसमें। समवर्ती सूची में विषय है विवाह, तलाक, गोद लेना, निवारक नजरबंदी, बिजली और शिक्षा। ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है द्विसदनीय विधानमंडल। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब ऊपरी जो सदन है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें जो भी व्यक्ति सिलेक्ट होके आते हैं वो राज्य विधानमंडल से सिलेक्ट होके आते हैं। जो निम्न सदन हम कहते हैं जिसको लोकसभा कहा जाता है, जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और इसका जो चुनाव है, ये जो इसके उम्मीदवार या जो नेता लोकसभा में आते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालती है। इस प्रकार भारत में संघात्मक की एक विशेषता ये भी कि इसमें द्विसदनीय विधानमंडल है, जिससे कि राज्य के हितों का भी नुकसान नहीं होता और साथ में जनता का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका है वो हमारे देश में सर्वोच्च है। मतलब ऐसा कोई कानून संसद नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे जैसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी ऐसे विषयों पर कानून नहीं बना सकती जो उसका मूल ढांचे के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कोई भी कानून संसद बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इससे हमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता का पता चलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिससे वो अपने निर्णय निष्पक्ष ले सकती है और किसी भी एक केंद्र या राज्य के प्रति वफादार न रहे कि देश की भलाई के लिए काम करेगी। जो संघात्मक प्रणाली की एक विशेषता भी है दोहरी शासन प्रणाली का मतलब है कि राज्य तथा केंद्र को अलग अलग विषय बांट दिए जाएं ताकि वे अपने अपने अनुसार काम कर सके, जिससे काम भी अच्छी तरीके से हो जाए, साथ में जिससे काम भी अच्छे से हो जाए और क्षेत्र अधिकार भी बटे रहे, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। जो भारत के संविधान के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक है, तो एकात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। एक गहरी नागरिकता। भारत वैसे तो संघात्मक देश है, लेकिन भारत में एक गहरी नागरिकता है, मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो प्रथम और अंतिम नागरिक भारतीय ही कहलाएगा। हम उसे किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं कहेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए यूपी का अगर कोई नागरिक है तो उसकी नागरिकता यूपी की और भारत की नहीं होगी, उसकी सिर्फ एक नागरिकता होगी भारत की। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका संघात्मक राज्य है यूएसए, और उसमें दोहरी नागरिकता, उसमें एक नागरिकता तो आपको मिलेगी जिस राज्य के आप हैं और दूसरी नागरिकता आपको मिलेगी आपके देश की। लेकिन भारत में एक गहरी नागरिकता। दूसरी है एक गहरी न्याय व्यवस्था। भारत की जो व्यवस्था है वो एक गहरी न्याय व्यवस्था है। उसमें
सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो दोहरी न्याय व्यवस्था है। दोहरी न्याय व्यवस्था का अर्थार्थ है वहाँ पर कुछ विषय पर तो सारे फैसले एक कोर्ट करेगी, जबकि कुछ फैसले अलग कोर्ट करेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि आपके पास या तो आप लोअर कोर्ट में चले जाते हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके फैसले से तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, उसके फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता अमेरिका में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति करता है, और उसमें केंद्र जो वित्त आयोग होता है उसमें क्या होता है ये भी बता देती हूँ आपको। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व जो धन का बंटवारा किया जाता है, इससे भी एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो केंद्र का सदस्य होता है, मतलब कि केंद्र के द्वारा महत्वपूर्ण पद पर प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो केंद्र के प्रति ज़्यादा वफादार रहेगा, ना कि राज्यों के प्रति। इसीलिए भी वित्त आयोग भी एकात्मक विशेषता है। जो संविधान की है वो एकात्मक विशेषता। ऑल इंडियन सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सेवाओं की जो परीक्षा होती है वो केंद्र कराती है, उनकी नियुक्ति भी केंद्र करती है, लेकिन वो काम कहाँ पे करेंगे? वो काम करेंगे राज्यों में। राज्यों में जब वो काम करते हैं तो इससे वो राज्यों के प्रति इतने वफादार नहीं रहते, वो केंद्र के प्रति ज़्यादा वफादार रहते हैं, क्योंकि केंद्र ने उन्हें नियुक्त किया है, केंद्र ही उन्हें पद से हटाएगी। इसीलिए ये भी एकात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है न्यायकृत नियोजन। न्यायकृत नियोजन का मतलब है कि जैसे केंद्र के द्वारा पूरी योजना का तैयार करा लेना। जैसे कि पहले योजना आयोग इस काम को करता था कि योजना आयोग पूरी योजना को तैयार करता था, जिसमें राज्यों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता था। सारा का सारा जो काम है वो केंद्र कर देती थी, उन्हें बस पैसे मिलते थे और वे काम करते थे, वे अपना नियोजन नहीं करते थे। इसी तरह इसे बाद में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम, और ये 2015 में किया गया। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। ये भी एकात्मक शासन, भारतीय संविधान की एकात्मक प्रणाली की विशेषता है। एक है भारत में संशोधन। भारत के जो संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है, न कि राज्यों को। राज्य संविधान में संशोधन नहीं करते। इससे भी भारत के एकात्मक शासन प्रणाली होने का पता चलता है। राज्यों के निर्माण में पुनर्गठन, नए राज्यों का निर्माण होगा, कौन सी सीमाएं उनको दी जाएंगी, कौन सी नहीं, नाम बदला जाएगा या कौन सा हिस्सा कहाँ दिया जाएगा, ये जो जितने भी काम होते हैं ये सारे के सारे केंद्र करता है, और ये राज्यों की परमिशन भी नहीं लेता इस बात में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी किसी राज्य का निर्माण करने, सीमा बदलने या फिर उसका पुनर्गठन करने के लिए आपको राज्यों से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह भारत में एकात्मक प्रणाली की एक विशेषता हमें यह भी दिखाई देती है, विधान परिषद की समाप्ति। भारत के जो राज्यों में है वो विधानमंडल और विधान परिषद किया गया है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है, वो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और अगर कोई विधानमंडल विधानसभा 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत करके अपने विधान परिषद को भंग भी कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। इससे भी भारत के एकात्मक शासन प्रणाली की हमें कुछ झलक मिलती है। अगला पॉइंट है 9 पॉइंट है राज्य सरकारों के लिए केंद्र के निर्देश मानना आवश्यक। राज्यों में कोई भी सरकार है जो केंद्र निर्देश देती है उसको मानना राज्य सरकारों के लिए ज़रूरी है। अगर केंद्र के निर्देश राज्य सरकार नहीं मानती है तो राज्यपाल उस सरकार को या उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देगा, मतलब उस सरकार को भंग कर देगा और वहाँ पे दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो इससे भी भारत की एकात्मक शासन प्रणाली की हमें झलक दिखाई देती है।
इससे अगला है आपातकाल में एकात्मक शासन। भारत में आपातकाल 3 तरह से लगाए जाते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 में है अगर देश में सशस्त्र विद्रोह की होता है तो पूरे देश में लगाया जाता है। ये राज्यों में लगाया जाता है जब राज्यों की मशीनरी काम नहीं करती, अर्थात राज्यों में संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जाता। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को कहता है कि आप इस राज्य में आपातकाल लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा, तो राज्यपाल उसमें लगा देता है। और 360 वित्तीय, जब भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तब 360 लगाया जाता है। इसमें जब ये लगाए जाते हैं तो उसके बाद जो राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया जाता है और जितना भी कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे भारत संघात्मक की जगह एकात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। यह भी भारत के एकात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषताओं के रूप में हमें दिखाई देता है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती है। उसे पद से भी केंद्र हटा सकता है और उसका कहीं ट्रांसफ़र या हस्तांतरण कराना हो तो वो भी केंद्र ही करता है, इसमें राज्य नहीं कर सकते। तो इससे भी हमें एकात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता यह भी है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में 12वां पॉइंट है कि जितने भी शक्तियाँ विभाजन की गई हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उसमें ज़्यादातर शक्तियाँ, ये जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वे सारे केंद्र के पक्ष में दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो संघ सूची है, मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है। आप जब नोटबुक में लिखें तो फुल फॉर्म में लिखें, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट जितने भी विषय हैं वो सारे केंद्र के पक्ष में हैं। राज्य सूची में 66 विषय दिए गए हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य के जो विषय है उस पर केंद्र कानून का निर्माण कर सकता है। अगर किसी राज्य में आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय राज्य सूची में जितने विषय हैं उन पर केंद्र कानून का निर्माण कर सकता है किस समय में, आपातकाल की स्थिति में। दूसरा कब कर सकता है, जब राज्य यह कह दे कि ये जो इम्पोर्टेंट विषय है उस पर आप कानून बना दीजिए या फिर इसमें कुछ आवश्यकता की इसमें कुछ ज़रूरत है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। जब ऐसा लगता है कि ये जो राज्य का विषय है राष्ट्रीय महत्व का विषय है, उस समय भी केंद्र है वो राज्य विषयों पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं और इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाता है या लड़ाई हो जाती है तब केंद्र का जो पक्ष होता है केंद्र इस पर कानून बना सकती है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। तो इस तरह भी ये भी केंद्र के पक्ष में है। इस तरह देखा जाता है कि जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो सारा केंद्र के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बुनियादी मामलों में एकरूपता। भारतीय संविधान में अनेक मौलिक बातों में एकरूपता स्थापित की है, जिस प्रकार एकरूपता विश्व के अन्य संघात्मक देशों में मौजूद नहीं है। ऐसी कौन कौन सी एकरूपता स्थापित की गई है? भारत में समान दीवानी और फौजदारी कानून है, ठीक है। और एक हैरी न्याय व्यवस्था है, हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत की जो व्यवस्था है वो एक हैरी न्याय व्यवस्था है, जिससे हमें एकात्मक शासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एक मतलब कि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि समान दीवानी और फौजदारी कानून, वहाँ पर अलग अलग फौजदारी और दीवानी कानून। वित्तीय मामलों में भी हमें भारत में एकरूपता है तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है, जिससे भी एकात्मक शासन को बढ़ावा मिलता है। ये भी केंद्र के द्वारा बनाई जाती है। तीसरा, प्रशासनिक मामलों में भी हमें एकरूपता करने के लिए हमें देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं की गई हैं, जिसमें IAS IPS आपने नाम सुना होगा। ये सभी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं।
इनमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसको बढ़ावा मिलता है, जैसे हमने पहले और पॉइंटों में डिस्कस किया था। आगे है चुनावी मामलों में एकरूपता लाने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष पे ये आता है कि भारत का जो संविधान है उसमें संघात्मक और एकात्मक शासन दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। ये बात नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि भारत में सिर्फ और सिर्फ संघात्मक ही मिलते हैं। नहीं, हमने पहले पढ़ा है कि उसमें एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारत का संविधान है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों के मिश्रण है। इसीलिए डी.डी. बसु ने कहा भी था, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, देखो मैं दोबारा समझा देती हूँ। ये रहा कि डी.डी. बसु ने कहा था कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। ठीक है, ये चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।